चीन में शी जिनपिंग से मिलने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि पुतिन नाटो देश पोलैंड पर हमला कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और यह पहली बार है जब पुतिन ने ऐसा कुछ किया है। असल में लोग इतने घबरा गए हैं कि विकिपीडिया पर कुछ लोग पहले ही संपादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन देखिए, पोलैंड को पता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि ठीक कल सुबह ही पोलिश सरकार ने घोषणा की थी कि वे बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं बंद कर देंगे। फिर कल रात हमारे पास रूसी ड्रोन पोलैंड में घुस आए। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि पोलैंड को क्या पता था, रूस क्या कर रहा है और अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि पोलैंड ने सीमाएं क्यों बंद की। यह तब शुरू हुआ जब पोलैंड ने बेलारूसी जासूस को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट: पोलैंड सुरक्षा सेवाओं ने बेलारूसी एजेंट को पकड़ा है और जासूसी में मदद के आरोप में एक बेलारूसी राजनयिक को निष्कासित करेगा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने घोषणा की। इस ऑपरेशन का समन्वय रोमानिया, चेकिया, हंगरी और मोल्दोवा के साथ हुआ, जिससे पोलैंड व हंगरी में जासूसी के आरोप लगे। इसके तुरंत बाद हमें यह घोषणा भी मिली कि पोलैंड शुक्रवार को बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर रहा है, क्योंकि रूस और बेलारूस एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसे झपटा कहते हैं। विडंबना यह है कि इस सैन्य अभ्यास का विषय पोलैंड पर आक्रमण है, जिसमें रूसी और बेलारूसी सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। अगर वे कभी पोलैंड पर हमला करते हैं तो वे यह कैसे करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि पोलैंड अपनी सीमाएं क्यों बंद कर रहा है। असल में पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि यह एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई है और इस अभ्यास की आक्रामक प्रकृति ही वजह है कि उन्होंने पोलैंड की सीमा बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा पोलैंड उसी समय अपना खुद का सैन्य अभ्यास भी करेगा जब रूस पोलैंड पर आक्रमण का अभ्यास कर रहा है। अब आधिकारिक रूसी कार्यक्रम के अनुसार झापोट सैन्य अभ्यास 12 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन ने पिछले रात पोलैंड पर हमला करने के लिए ड्रोन भेजकर इसकी शुरुआत पहले ही कर दी। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नक्शे में देख सकते हैं, यह वास्तव में यूक्रेन पर हमला था, लेकिन जैसा कि आप उन पीले बिंदुओं को देख सकते हैं, वे ड्रोन हैं। वे बेलारूस से पश्चिमी यूक्रेन के पार पोलैंड में गए और यह निश्चित रूप से पहली बार था जब ये ड्रोन वास्तव में कभी वापस नहीं आए। देखिए, पहले जब भी रूस एक या दो ड्रोन भेजता था जो गलती से पोलैंड में चले जाते थे, वे हमेशा वापस यूक्रेन लौट आते थे और किसी यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर या यूक्रेनी इमारत पर हमला करते थे। लेकिन इस बार पोलैंड की सीमा में घुसने वाले ड्रोन की संख्या अभूतपूर्व थी। हमें अभी भी सही संख्या नहीं पता है, लेकिन यह 4 से ज्यादा जरूर है। और इसके अलावा वे कभी वापस नहीं लौटे, जिससे कई लोगों ने यह कयास लगाया है कि यह शायद पुतिन हो सकते हैं। यह जांचने के लिए कि जब ड्रोन पोलैंड की सीमा में प्रवेश करते हैं तो पोलिश वायु रक्षा कैसे प्रतिक्रिया देती है। यहाँ वास्तव में हमारे पास एक वीडियो है जिसमें पोलैंड के अंदर रूसी ड्रोन द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान को दिखाया गया है। आइए इसे देखते हैं। हे भगवान! अब यह सब पोलैंड में देर रात हुआ, करीब 2 बजे। तो पोलिश सेना को अपने सैन्य जेट्स तुरंत भेजने पड़े और अपनी राजधानी के बड़े हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा, जो पहली बार हुआ था। 2022 में आक्रमण शुरू होने के बाद से पोलैंड को अपने हवाई अड्डे बंद नहीं करने पड़े थे। तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए जब मैं यह कहता हूं, यह सिर्फ एक सामान्य रूसी ड्रोन नहीं था जो पोलैंड में जा रहा था, जैसा कि हमने पहले कवर किया है। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। पोलैंड की सशस्त्र सेनाओं ने जल्द ही पुष्टि की कि यूक्रेन में रूसी हमले हुए हैं। पोलैंड की हवाई सीमा का कई बार उल्लंघन किया गया और उन्हें इन ड्रोन को गिराने के लिए एक अभियान शुरू करना पड़ा। अब इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि पोलैंड के अंदर कई अलग अलग शहर खतरे में थे, जिनमें कलेम, सामोल्स्क, लुबिन और रजवोक शामिल हैं। मुझे पता है कि शायद मैंने नाम गलत उच्चारित किए होंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। इस हमले के दौरान नेटो की संपत्तियां भी सक्रिय की गईं, जिनमें नेटो का एयरबस A330 रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्ट विमान, इटालियन एयर फोर्स का AWAX और एक अमेरिकी F-35 विमान
शामिल था। यहाँ एक पोलिश नागरिक की रिकॉर्डिंग है जिसमें वे आधी रात सैन्य विमान दिखा रहे हैं, और यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ घटना थी क्योंकि इससे पहले किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं। अब इस हमले की गंभीरता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि पोलैंड के नेताओं ने क्या बयान दिए। यह भी जरूरी है बताना कि ये बयान सुबह 4 बजे आए थे। इसका मतलब है कि पूरे पोलैंड के नेतृत्व को इस हमले ने जगा दिया था। यह है जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा था। पोलैंड की हवाई सीमा के कई उल्लंघनों से जुड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने उन वस्तुओं पर हथियार चलाए। मैं राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ लगातार संपर्क में हूं। यह पहली पुष्टि थी जो हमें मिली कि पोलिश सेना वास्तव में रूसी ड्रोन को मार गिरा रही है। मैंने यह बात इसलिए बताई क्योंकि अब तक किसी भी नाटो देश ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन गिराया नहीं था। देश बस यही उम्मीद करते थे कि वे ड्रोन कहीं सुरक्षित उतर जाएं ताकि किसी नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचे या किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाए। यह पहली बार था जब नाटो के जेट और वायु रक्षा प्रणाली रूसी ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल हुई। पुतिन सिर्फ यह देखना चाहते थे कि पोलैंड कैसे प्रतिक्रिया देगा। अब हमारे पास यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ राजनेताओं के बयान भी हैं, और मैं आपको बता दूं, रूसी प्रचार मीडिया और रूसी अकाउंट्स इस घटना पर अमेरिका के बयान देने से खुश नहीं थे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास इलिनॉय के सीनेटर डर्बिन का बयान है जो कह रहे हैं कि रूसी ड्रोन द्वारा नाटो की हवाई सीमा का बार बार उल्लंघन उचित है। चेतावनी दी गई कि व्लादिमीर पुतिन हमारी पोलैंड व बाल्टिक देशों की रक्षा प्रतिबद्धता की परीक्षा ले रहे हैं। यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की तबाही के बावजूद हमले जारी हैं। इन घुसपैठों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको यह बयान इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको इस बयान के नीचे एक रूसी राज्य मीडिया अकाउंट की यह प्रतिक्रिया दिखाना चाहता था। एफएसबी ने यही कहा, तो अब कुछ करो। हाँ, तुमने सब कर लिया है। रूसियों को मारने के लिए प्रतिबंध और हथियार, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए हथियार। और क्या कर सकते हो? तुम सीधे सामना करने से डरते हो और बिना जोखिम लिए यूक्रेन को पंचिंग बैग बना लेते हो। एक बार फिर याद दिला दूं, पुतिन ने ही आक्रमण शुरू किया और रूसी टैंक यूक्रेन में घुसे, और किसी वजह से नाइजीरिया से रूसी लोग, क्योंकि जाहिर है कि ये अकाउंट नाइजीरिया में है, उस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते। अब हमारे पास हाउस रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन का एक दमदार बयान है जिसे मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। रूस ईरानी सहड्रॉन के साथ नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति नोवोर्स्की की मेजबानी की थी। यह युद्ध का कृत्य है और हम नाटो सहयोगियों के आभारी हैं जिन्होंने युद्ध अपराधी पुतिन की बिना उकसावे वाली आक्रामकता के जवाब में तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वे रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाएं और यूक्रेन को रूस पर हमला करने वाले हथियार दें। पुतिन अब यूक्रेन में हार और वहां की जनता पर बमबारी से संतुष्ट नहीं है। अब वह सीधे हमारे संकल्प की परीक्षा नाटो क्षेत्र में ले रहा है। पुतिन ने कहा, रूस की कोई सीमा नहीं है। रूस जैसे स्वतंत्र और समृद्ध देश को सीमाओं का सबक सिखाएंगे। अब उम्मीद है कि और कार्रवाई होगी। जैसे जैसे दिन बीतता है हमें और जानकारी मिलेगी तो हम आपको ताजा खबरें लाते रहेंगे। अब जो दिलचस्प है वो ये है कि एक दिलचस्प थ्योरी है जिसे बहुत से लोगों ने सामने रखा है, और वो ये कि शी जिनपिंग ने असल में पुतिन से पूछा था, या वो पुतिन से तब नाटो पर हमला करने के लिए कहेंगे जब चीन ताइवान पर हमला करने और ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा होगा। इस थ्योरी के मुताबिक शी जिनपिंग चाहते हैं कि पुतिन नाटो को उलझाए रखें ताकि चीन ताइवान पर कब्जा कर सके। इससे चीन का काम आसान हो जाता है। यह वही सवाल है जो मैंने जनरल पेट्रेस से पूछा था जब वो हमारे पॉडकास्ट पर आए थे, और यह उनका जवाब था। यह बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग इसे अभी सुने। मुझे नहीं पता कि आप हाल ही में आपने देखा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन नाटो के महासचिव ने कहा था कि जब चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार होगा तो वे रूस से कहेंगे या रूस को निर्देश देंगे कि वह मूल रूप से नाटो पर हमला करे।
तो आर्टिकल 5 लागू हो जाता है और नाटो यूरोप में व्यस्त हो जाता है, जिससे चीन के लिए ताइवान के साथ थोड़ा आसान हो जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पुतिन ऐसा कुछ करेंगे? मेरा मतलब है, मैं सच में इन तरह के किसी भी हालात पर अटकलें लगाने से बहुत हिचकिचाता हूं जो लोग सोचते हैं। आंशिक रूप से क्योंकि मैंने सरकार में संवेदनशील पदों पर काम किया है। हालांकि मैंने सरकार छोड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आपको इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इसका असली असर हो सकता है, लोग इसमें आपकी असली मंशा से ज्यादा मतलब निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, जो हम जानते हैं वो ये है कि ताइवान के साथ फिर से एकजुट होने का एक लक्ष्य है। ये कुछ हद तक समझ में आता है अगर आप खुद को बीजिंग के उन नेताओं के नजरिए से देखें। हाल के वर्षों में कई अन्य मुद्दे हल हो गए हैं, जैसे हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन, शिनजियांग और उइगर तिब्बत और अन्य। और यह एक प्रमुख विरासत उद्देश्य है, लेकिन यहीं पर रोकथाम की भूमिका आती है और हम कभी भी अनावश्यक रूप से उकसाना नहीं चाहते। साथ ही आपको इसमें बहुत सावधानी रखनी होगी, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है, सिर्फ हमारे प्रतिरोध के तत्व ही नहीं बल्कि क्षेत्र में हमारे सहयोगियों, भागीदारों और मित्रों के भी यह बहुत जरूरी है कि वे अच्छी तरह से समझें कि प्रतिरोध पूरी तरह से आपके संभावित विरोधी द्वारा आपकी क्षमताओं के आकलन और उन्हें इस्तेमाल करने की आपकी इच्छा पर आधारित होता है। और आपको अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें बदलना होगा, जैसा मैंने बताया। फिर से कुछ बड़े भारी मानव युक्त प्लेटफॉर्मों की छोटी संख्या से लेकर विशेष रूप से बड़ी संख्या में बिना मानव वाले सिस्टम तक, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अब भी बड़ी क्षमताओं वाले बड़े प्लेटफॉर्म और बाकी सब कुछ नहीं है। आप उन्हें उतना करीब लड़ाई के नहीं ला पाएंगे जितना आपने पहले सोचा था कि संभव है, लेकिन फिर से ये सब चीजें एक साथ हैं और इसमें कोई सवाल नहीं है कि इसे इस्तेमाल करने की इच्छा है बिना कभी अनावश्यक रूप से उकसावे के। और फिर समय के साथ उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करें। आप जानते हैं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों और भागीदारों तथा चीन के बीच है, और हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर लगातार संवाद बना रहे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। चीनी जासूसी गुब्बारे के अमेरिका पर तैरने पर पेंटागन ने बीजिंग की हॉटलाइन से संपर्क किया, तब क्या हुआ? और किसी ने जवाब नहीं दिया। आपके पास संचार होना चाहिए, खासकर अगर किसी प्रकार का अप्रत्याशित संकट आ जाए। रिश्ते में नींव, सुरक्षा के लिए गार्ड रेल्स और बाकी सब कुछ होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि साल के अंत से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी के बीच एक शिखर सम्मेलन होगा, संभवतः उन वार्षिक आयोजनों के इर्द गिर्द जो हर साल आयोजित किए जाते हैं। तो यही तरीका अपनाना चाहिए। फिर से मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। अगर आप अमेरिका को उस आदमी के रूप में सोचें जो सर्कस में एक साथ कई प्लेटें घुमाता रहता है और आपको उन प्लेटों में से कई को संभालने में सहयोगियों और साझेदारों से मदद मिलती है, और अब उस सर्कस टेंट में पहले से कहीं ज्यादा प्लेटें हैं। ये सभी चुनौतियां और समस्याएं हैं, फिर से युद्ध, आसन्न खतरे, चल रही समस्याएं आदि। उस टेंट में सबसे बड़ी प्लेट है जो बाकी प्लेटों से अलग है। वही प्लेट अमेरिका और पश्चिमी देशों के चीन से संबंधों का प्रतीक है, इसलिए हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछली सरकार इसे पेसिंग थ्रेट कहती थी। मुझे लगता है ये एक सटीक विवरण है। वर्तमान प्रशासन नीति के लिए अंडर सेक्रेटरी इस ब्रिज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कोल्बी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैंने उन्हें सरकार से बाहर रहने के दौरान वास्तव में याद दिलाया था कि यही बिल्कुल ध्यान का केंद्र होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूक्रेन या हमारे मध्य पूर्व साझेदारों की मदद नहीं करनी चाहिए। असल में अगर आप मदद नहीं करते और आपकी सीरिया की रेड लाइन असल में रेड लाइन नहीं है, साफ तौर पे कहूं तो अगर आप अफगानिस्तान से वापस आ जाते हैं जब आपको अफगानिस्तान से वापस आने की जरूरत नहीं थी, जब आपने 18 महीनों में जंग में कोई सैनिक नहीं खोया और डॉलर 850 अरब के बजट में लागत मामूली थी, ऐसा करने पर यह दिखता है मेरी राय में। इससे रूस को वास्तव में यह विश्वास हो गया कि अमेरिका यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हुए रूसी हमले पर उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा जितनी हमने वास्तव में दी थी। तो मुझे लगता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद इसने कई मायनों में प्रतिरोध को कमजोर किया।
जिसमें एक सीआई निदेशक, राजदूत बिल बर्न्स और मॉस्को में पूर्व राजदूत शामिल थे, जिन्होंने उनसे बातचीत की। आप जानते हैं, गलत मत समझिए, फिर भी उन्होंने आक्रमण किया। आखिरकार साबित हुआ कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का गलत आकलन किया था। उन्होंने अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन किया और यूक्रेनी सेनाओं की क्षमताओं को पूरी तरह से कम आंका। YouTube ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी वजह से आप अपने होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से भी कम व्यूज हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आप YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है आपके मन में चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमेशा कुछ लोग हमें ऐसे सवाल ईमेल करते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दे दें। अगर आप खुद का चैनल शुरू करना चाहते हैं तो वह वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक करें।